एक तरफ पाकिस्तान में नई सरकार के गठन का काम तेजी से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ पाकिस्तान की शत्रुता भी चरम पर दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। तो रणनीति में आज हम आपको समझाने वाले हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत का चैप्टर नहीं बदलने वाला। ये और बात है कि पाकिस्तान में गठबंधन की एक और नई सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और तकरीबन 5 मार्च तक ये सरकार अपनी पूरी शक्ल सूरत ले लेगी। शहबाज शरीफ के नेतृत्व में ये सरकार नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी के समर्थन से बनने वाली है, लेकिन इसका चाबी पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी के हाथों में ही है। और इसके ठीक पहले देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव जो है वो सीमा से लेकर और इवन के मंच तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने नई सरकार के सामने बड़ी चुनौती को पेश करते हुए रावी नदी के पानी पर ब्रेक लगा दिया। रावी नदी का वो पानी जो कि भारत के हिस्से का था और तकरीबन आप समझिए कि 75 सालों से ये पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, उसे पूरी तरह अब भारत की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं सिंधु नदी समझौते पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सिंधु नदी समझौते की बात करें तो 1960 में पंडित नेहरू के दौर में हुए इस समझौते के मुताबिक लगभग आप समझिए कि सिंधु नदी का 20% पानी भारत की तरफ रहता है और 80% पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है। और ऐसे में मोदी सरकार ने पुलवामा हमले के बाद ही ये कह दिया था कि पाकिस्तान अगर अपने आतंक की नीति पर चलता रहा तो ये कतई संभव नहीं कि भारत उसकी प्यास बुझाता रहेगा। और उसी क्रम में हम देखें कि 2024 आते आते जिस तरह से रावी का पानी बंद हो गया और सिंधु नदी का विवाद जो है वो हेग से होते हुए वियना तक जा पहुंचा है। और इस बीच जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से जो यूएन का मंच है उस पर कश्मीर का राग अलापा और उससे टर्की का समर्थन मिला, उससे भारत पूरी तरह से देखें तो पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूक रहा। भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा ने जिस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया वो अपने आप में पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। लेकिन आतंक की नीति पर चलने वाला पाकिस्तान दरअसल आईना नहीं देखता और ऐसे में उसे तुर्की का जो समर्थन प्राप्त है वो अपने आप में देखिए तो पाकिस्तान को एक नए सिरे से हम देखें तो आतंक की नीति परिभाषित करने का अवसर देता है। तुर्की जिसे पाकिस्तान दरअसल इस्लामिक वर्ल्ड में खलीफा बनाने का ख्वाब दिखा रहा है और लगातार समर्थन दोनों के बीच देखा जा रहा है। और इसी समर्थन के तहत हमने देखा कि मानवाधिकार परिषद की जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की यूएन की 55वीं बैठक हुई, उसमें भारत स्थित कश्मीर में मानवाधिकार का मुद्दा पाकिस्तान ने उठाया और साथ ही उसके आजकल के हुए नए नवेले दोस्त हम देखें तो टर्की ने भी उठाया। भारत ने करार जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपने हिस्से में दरअसल मानवाधिकार के मुद्दे देखने चाहिए। अनुपमा ने कहा कि पाकिस्तान अपने इलाके में देखे कि अल्पसंख्यकों की हालत क्या है। ये वही पाकिस्तान है जहां पर लगातार जो है माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, चाहे हिंदू माइनॉरिटी हो, सिख माइनॉरिटी हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो। ये वही पाकिस्तान है जहां पर लगातार मानवाधिकार के तमाम उल्लंघन किए जा रहे हैं और उन उल्लंघनों के सिलसिले में जो दरअसल नक्शा भारत ने पेश किया वो पाकिस्तान को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से बेनकाब करने के लिए काफ़ी था। साफ तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान में पिछले साल ही हुई जो घटना है और क्रिश्चियनों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर जो सबसे बड़े मानवाधिकार के उल्लंघन और अत्याचार का मामला है उसको भारत ने यूएन के मंच पर उठा दिया। भारत ने जरनावाला का उल्लेख करते हुए कहा, फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा कि वही जरनावाला का इलाका है जहां पर 19 ईसाई समुदाय के लोगों को मार दिया गया और उनके लगभग 79 घरों को पूरी तरह से पाकिस्तान में बर्बाद कर दिया गया। ये पाकिस्तान किसी भी हालत में दरअसल मानवाधिकार के सवाल को भारत के सामने तो उठाने योग्य नहीं है, क्योंकि वही पाकिस्तान है जो यूएन डिजिग्नेटेड आतंकियों को अपने यहाँ पनाह देता है। ये वही पाकिस्तान है जिसके यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। ये वही पाकिस्तान है जो आर्थिक बदहाली का शिकार है और इसका बैलेंस शीट पूरी तरह से लाल है। ये वही पाकिस्तान है जहाँ पर आतंक नीतियाँ दुनिया भर में दिखाई देती हैं और आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। और आतंक के चेहरे के दरमियान देखें तो पाकिस्तान का यहाँ भी चेहरा पूरी तरह से लाल दिखाई देता है। तो इस तरह पाकिस्तान को खरी खोटी भारत ने पुरजोर तरीके से सुनाई और ये कहा कि पाकिस्तान मानवाधिकार का सवाल ना ही उठाए तो बेहतर है, अपनी गिराबां में झांक कर देखे। जवाब भारत ने टर्की को भी दिया और टर्की को जो भारत ने जवाब दिया उसमें फिर से टर्की को दरअसल ये सलाह दी गई कि टर्की भारत के अंदरूनी मामलों में दखल ना ही दे तो बेहतर है। तो टर्की दरअसल आप सोच रहे होंगे कि भारत से इतना बिलबिलाया क्यों हुआ है। तो टर्की दरअसल भारत से बिलबिलाया इसलिए हुआ है कि वो आजकल पाकिस्तान का नया नवेला दोस्त है और कहते हैं ना कि नया मुल्ला जो है वो ज़्यादा प्याज खाता है, ऐसे ऐसी कहावतें कही जाती हैं। भी कहा जाता है कि दरअसल
नई दोस्ती है तो परवान चढ़ने के लिए किसी भी हद तक जाना होता है। तो टर्की दरअसल ऐसा ही कुछ कर रहा है, क्योंकि आप देखिए जब धारा 370 की समाप्ति भारत ने की थी उस वक्त भी टर्की ने यूएन में पाकिस्तान का राग अलापा था, कश्मीर का राग अलापा था। उसके बाद भी देखिए जब पाकिस्तान के संसद में टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन गए थे तब भी उन्होंने वहाँ पर कश्मीर का राग अलापा था। और एक बार फिर यूएन के मंच पर जिस तरह से कश्मीर का राग अलापते हुए राष्ट्रपति एर्दोगान दिखाई दिए, भारत ने करारा जवाब तो उनको भी दे ही दिया है, लेकिन दरअसल वो भी चुप नहीं रहने वाले। इसके भी अलग कारण है, उन कारणों में हम चले आते हैं, उस विश्लेषण में भी हम चले आते हैं। तो दरअसल भारत और टर्की का संबंध जो है वो आज की तारीख में सबसे सतह पर दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि टर्की और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं आजकल परवान चढ़ रहे हैं। टर्की अपने हथियारों के सप्लाई के लिए पाकिस्तान पर एक तरह से देखा जाए तो हम कहें कि मेहरबान दिखाई देता है। दूसरी तरफ टर्की को इस्लामिक वर्ल्ड में खलीफा बनाने के लिए पाकिस्तान जो है वो पुरजोर तरीके से लगा हुआ है। नए नए ख्वाब दिखाए जा रहे हैं और इस तरह से मित्रता परवान चढ़ रही है और इसके छींटे देखा जाए तो भारत और टर्की के संबंधों पर ही पड़ रहा है। लेकिन भारत भी कहाँ मानने वाला। भारत ने भी दरअसल टर्की के ऑल वेदर एनिमी कहें ग्रीस को अपना बना लिया है। हाल ही में भी देखिए ग्रीस के हम देखें तो राष्ट्रपति के साथ भारत के जो संबंध दिखाई दिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 40 वर्षों के बाद जो है भारत का कोई राष्ट्राध्यक्ष ग्रीस की यात्रा पर था और वहां पर ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना ने जिस सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया था उससे पूरी तरह से टर्की तो बिलबिला ही गया था। लेकिन उसके बाद भी दरअसल हम देखें तो हाल ही के दिनों में जिस तरह से ग्रीस के प्रधानमंत्री को भारत ने अपने यहाँ न्योता दिया, उनको बुलाया, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया, भारत ग्रीस के संबंधों को एक नए सिरे से साधने की कोशिश की गई और उसके तहत हमने देखा कि क्रियाकोस मिट्सोटाकिस, ये जो प्रधानमंत्री का नाम है थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, पर ग्रीस के इस प्रधानमंत्री ने भारत की जब यात्रा की तो उससे भी टर्की पूरी तरह से बिलबिलाता नजर आ रहा है। ग्रीस हम जानते हैं कि किस तरह से एनर्जी को लेकर टर्की के साथ जो है वो कन्फ्लिक्ट में है। जब बात हम ग्रीस की करते हैं तो ग्रीस दरअसल आप देखिए तो समुद्री व्यापार क्षेत्र में एक बड़ा स्टेक होल्डर है, खासतौर पर यूरोप और हम एशिया के दरमियान देखें तो। और भारत ग्रीस के संबंधों का इस तरह से परवान चढ़ना टर्की को कतई रास नहीं आ सकता। लेकिन टर्की वही है जो भूकंप से प्रभावित हुआ तो भारत ने सबसे पहले उसको सहायता दी। भारत ने अपने सहायता में पूरी तरह से अपने हम कहें तो एक तरह से मानवाधिकार और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। लेकिन जो टर्की का रवैया है वो साफ तौर पर दिखाई देता है कि वो प्रो पाकिस्तान है और भारत के साथ टर्की अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन टर्की को जानना होगा कि भारत जो है वो कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया में साफ कर चुका है। स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और चाहे टर्की हो चाहे चीन पाकिस्तान को अपना समर्थन देता रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। उलट आप देखिए कि भले ही नई सरकार पाकिस्तान में आ रही है, नए कह सकते हैं कि वो कलेवर के साथ आ रही है, पर सरकार तो वही है जो कि मुनीर साहब चला रहे हैं। जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल मुनीर पाकिस्तान के उस सरकार के कर्ता धर्ता हैं, निर्माता हैं और उन्होंने ही इमरान खान को सलाखों के पीछे भेजकर उनकी पार्टी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके शहबाज शरीफ की जो सरकार बनाई है उसमें आप देखिए नवाज शरीफ को भी लाया गया है, उसमें आप देखिए तो बिलावल भुट्टो को भी लाया गया है। शहबाज शरीफ फिर से एक बार प्रधानमंत्री होने वाले हैं और इससे ठीक पहले भारत ने रावी के पानी को बंद करके बतला दिया है कि आतंक की नीति पर पाकिस्तान चलता रहेगा तो पानी भारत नहीं पिलाएगा। न सिर्फ आर्थिक और भुखमरी का शिकार पाकिस्तान है बल्कि उसको बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसना होगा। तो पीएम मोदी की नीतियां साफ है। इस बारे में हम देखें तो हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने भी स्पष्ट किया था कि अगर पाकिस्तान अपनी नीतियां नहीं बदलता तो भारत जो है वो दरअसल पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध को आगे नहीं बढ़ा सकता। जाहिर है पुलवामा हमले के बाद भारत ने जो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था वो छीन चुका है और अब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की जो दूरी है दरअसल वो बची हुई है पानी पर और उसकी भी रवानी कुछ और होती दिखाई दे रही है। तो अगर पाकिस्तान जो कि इस वक्त दिखाई दे रहा है, आने वाली सरकार भी उसकी आतंक के उसी स्वरूप का रूप लेकर दिखाई दे रही है, कश्मीर के उसी एजेंडे पर वालाप रही है और कश्मीर के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार, आर्मी और ISI का जो कोई बदलाव हमें नहीं दिखाई दे रहा है, उससे लगभग तय है कि भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी आने वाले दिनों में घटेगी नहीं और बढ़ेगी। और जाहिर है कि रावी का पानी बंद हुआ है तो आगे सिंधु का पानी भी बंद हो जाए, सिंधु समझौते से ही भारत अलग हो जाए तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं पाकिस्तान की नई सरकार जो गठित होती है वो किस तरह से भारत के सामने पेश आती है, क्या अपने आप को बदलती है या भारत पाकिस्तान को पूरे नक्शे से ही बदल कर रख देने वाला है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाजत। इस संदर्भ में आगे एक और विश्लेषण लेकर हम रणनीति में आपके सामने आएंगे।